वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी जी। हम देख रहे थे कि हफीज़ शेख साहब यहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं एक ब्रेकफास्ट मीटिंग पे, टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में द लेटेस्ट इज द प्राइम मिनिस्टर इज़ होल्डिंग होस्टिंग अ लॉट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, और उसकी भी तैयारी कर ली गई है और उसके हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो अभी आपने मुलाहिज़ा की। अब जी दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे मुश्किल कॉन्वर्जेशंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उमर फ्रॉम टॉक ऑफ कोर्स, उमर मुझे ये बताएं कि जब मुश्किल कॉन्वर्जेशंस होती हैं हम अक्सर जज्बाती हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो मुश्किल इसलिए होती हैं क्योंकि उससे हमारे जज्बात जुड़े हुए होते हैं। हाउ शुड वी एक्चुअली ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ सॉर्ट दीज थिंग्स आउट बिफोर वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन? तो देखें, जिस फिलॉसफी पे हम काम करते हैं वो ये है कि जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस है वो सबसे पहले जाके हमारे मसल्स को टेंस करता है। अच्छा, मसल्स जब टेंस होते हैं देन द मेंटल स्ट्रेस फॉलोज सूट। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हमारे इमोशंस नहीं संभाले जा रहे हैं, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि उस साइकिल को हमने किसी तरह तोड़ना है। okay. और उसको बेहतरीन तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं और सिखाते हैं कि आप अपने कंधों को, बैक को, शोल्डर्स को, पूरे कमर को आप बस इस तरह रिलैक्स रख लें। अब आप देखिएगा आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने एक दफ़ा ये नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मेरी ये सारी मसल्स इस्तेमाल होंगी और जो खून मैं अपने इमोशन को संभालने में इस्तेमाल कर सकता हूँ और ज़हन को चलाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो इस मसल को चलाने में जा रहा है। यानी हम जो शुरू में बात कर रहे थे आज प्रोग्राम की ओपनिंग में कि अक्सर हमें हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही होती है, जैसे आप कहते हैं ना स्ट्रेस में लोगों का हेडेक होता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को सुन नहीं रहे होते, देख नहीं रहे होते। इसी तरह अगर आप मुश्किल कॉन्वर्जेशंस पे देखें, जब आप जज्बाती होते हैं तो आप अपना काम एक्चुअली बिगाड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ मसाइल के साथ घर के किसी सरबराह के पास जाएँ, चाहे वो आपकी सास हो, आपके फादर हों, या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है और आप अपने मैनेजर को जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास इतने मसाइल होते हैं और आप मसाइल को बताते बताते खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ना आपका मैनेजर आपको हेल्प कर पाता है, ना आपको खुद याद रहता है कि आप किस सोल्यूशन की तलाश में वहाँ पहुँचे थे। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं पर्सनली क्या करता हूँ और हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो बात तब ही जाके करते हैं जब उनको पता है कि वो अपने इमोशंस को संभाल सकते हैं। सही सही। अगर मुझे लग रहा है कि मैं इस बंदे से बात करना है, मेरे कोई 10-12 मसले हैं और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, तो मैं उस वक्त बात नहीं करूँगा जाके, बिकॉज आप अपनी बात को बिगाड़ सकते हैं। एक वो, दूसरा मैं अपने आप को वैल्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरा बंदा जो मेरी बात सुना है वो भी मुझे वैल्यू करे। लेकिन उमर ये तो बड़ी दिस इज काउंटर इंट्यूटिव टू द कॉमन एडवाइस दैट वी गेट। आमतौर पे लोगों को कहा जाता है कि भाई तुमने क्योंकि अपने अंदर उसको लावे की तरह पकने दिया है तभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो जो दिल में आए बात कर लो। बल्कि हमारे माशरे में कई लोग इस पर बड़ा प्राइड फील करते हैं कि जी मैं तो बड़ा साफ गो हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही मेरे ज़बान पे होता है, जितना गुस्सा अगर मैं अंदर फील कर रहा हूँ तो फ़ौरन आके। लेकिन इससे तो हम फिर अपने रिश्ते और अपनी ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज मैंने आपके पास आना था सिंध क्लब से, ठीक है। अब अगर आप उसको ऊपर से देखें तो एक सीधी लाइन कहीं पे भी बन सकती है। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से बिजनेस कॉरिडोर के दफ्तर आना है, जी ठीक हो गया, लेकिन मुझे सड़क के जरिए जाना पड़ता है ना। तो अगर आपने किसी से बात करनी है तो आपको तरीका ढूंढना पड़ता है कि इसको मैं अपनी बात कैसे समझाऊंगा, हाँ, इस तरीके से कि मैं भी जिसे कहते हैं जलील ना हूँ। यानी विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाए कि किसी और की हतक की इज्जत भी ना हो और आपकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो, कि आपने बात भी अपनी कर ली और अपनी बात समझा भी दी, जो कि मेरे ख्याल में सबसे अहम है। अच्छा उमर, मुझे ये भी बताइए कि रिलैक्सेशन टेक्निक, ये जो आपने कहा ना कि अगर मैं किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ तो शायद उस गुफ्तगू को थोड़ी देर के लिए रोक देना या थोड़ा टाइम बाय कर लेना अच्छा है, लेकिन उस दौरान अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या डी फ्रस्ट्रेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हम क्या करते हैं काम, वो हम कहते हैं कि जी आप स्ट्रेस्ड हो तो आप मेंटल इंटरनली काम करें, आप इमोशंस हैं तो आप इंटरनली उनको सॉर्ट आउट करें। लेकिन ये है कि जो भी हमारे बड़े होते हुए ज़िंदगी में चीज़ें हमारे साथ होती हैं इमोशनल, उसका स्ट्रेस जो है मसल टेंशन में बैठ जाता है। ओवर टाइम फिर मसल्स को वो चीज़ याद रह जाती है। मसल मेमोरी हमें लिखने की सलाहियत देती है, गाड़ी चलाने की सलाहियत देती है, बाइसिकल चलाने की सलाहियत देती है। यानी एक छोटी सी मिसाल हमारे व्यूअर्स के लिए हो सकती है कि जब आप छोटे थे और चलना सीख रहे थे तो हर कदम लेने से पहले आपको अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका चलना आपकी मसल मेमोरी बन गया। अब हम कदम उठाने से पहले सोचते नहीं है। अब ये है कि अब वो ट्रॉमा गुजर गया, वो चीज़ गुजर गई, साल 2 साल गुजर गया, लेकिन मेरे मसल्स को याद है। तो मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरी मसल्स उसी मसल मेमोरी के मुताबिक फिट हो जाती हैं। फिर मेरा ज़हन ढूंढता है कि आज मैं किस चीज़ के बारे में परेशान होऊंगा। वाओ,
तो ये एक तरह से ये पेन भी और ये मसल मेमोरी भी एक एडिक्शन है, एक आदत है। एक आदत है, उस आदत को तोड़ना किस तरह, that's what we do in our sessions. Wonderful. So you can find us at talk.team on Instagram. हम क्या करवाते हैं, आपको वो तरीके सिखाते हैं जिससे आप पूरे, and it takes 5 minutes every morning. उमर, बल्कि मैं लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे याद है, अगर आपको याद हो, मैंने रमज़ान में भी उमर के बताई हुई कुछ टिप्स आपसे शेयर की थी। इनकी छोटी छोटी वीडियोस आप देख सकते हैं ऑन टॉक, विच इज़ द नेम ऑफ द कंपनी। इनका फेसबुक पेज भी है और ये बात कर रहे थे इसी इमोशनल बैगेज की। आज तो हमने ज़रा इसकी गहराई में जाके ये बात भी डिस्कस की है कि किस तरह आपकी मसल्स ये मेमोरी को कैरी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब आप ये भारीपन अपने अंदर महसूस करते हैं तो ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। जो पैशन, जो चीज़ें जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे आपका काम है, आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले आपने पढ़ाई की, फिर आप रोज़ाना के चैलेंजेस से एक तरह से निबर्द आज़मा होकर वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन अगर आप उसको इंजॉय करना छोड़ देंगे, दैन द जॉय ऑफ लाइफ इज़ गॉन। सो यू हैव टॉक्ड अबाउट इट ब्रिलियंटली, द बैगेज, और किस तरह उसको अपना ये जो भारी सामान है उसको नीचे रख के ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में आगे लेके जाइए। कुडोस टू यू एंड योर टीम। महरीन इनके साथ काम करती हैं, इनकी वाइफ, एंड ऑफ कोर्स उमर। देयर आर 2 मेंबर टीम, दे बेस्ड इन लाहौर। अगर आप इन सेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, रीच आउट टू देम ऑन फेसबुक, द टीम इज़ कॉल्ड टॉक। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे talk.team इनका एड्रेस है, एंड यू कैन रीच आउट टू देम। थैंक यू वंस अगेन उमर फॉर बीइंग हियर, एंड ऑलवेज अ प्लेजर। जब भी आप कराची आए हमें ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी कैन टॉक मोर अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। इसी के साथ बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। और अभी तो हमने आपको रिलैक्स होने की बातें बताई हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको थोड़ा टेंस कर देंगी, यानी हमारी हेडलाइंस। लेकिन उसकी तरफ बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कुछ लोगों का कहना है कि जितनी ज़्यादा आप न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं उतने ही आप में आपके स्ट्रेस और एंजाइटी में इजाफा होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल टाइम। अगर आप आने वाले कल से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं तो आपको एंजाइटी हो रही होगी, और यकीनन इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में, यानी इस वक्त के मिनट में आप फुली तरह से प्रेजेंट नहीं हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप रिग्रेटफुल हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो हो सकता है आप माजी की किसी बात को याद कर रहे हो। तो जो साइकोलॉजिकल टाइम है, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको प्रेजेंट में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आज इन फोकस मौजूद है। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज इन फोकस टुडे। कहा जाता है कि मीडिया पे आपको 3 सीज़ हमेशा सामने नज़र आएंगे, यानी पहला सी क्राइम की स्टोरीज़ जो कि हमारे ख़बरों की जीनत बनती हैं, दूसरी तरफ क्रिकेट, और तीसरा सिनेमा। और यही कुछ मिला जुला आज की भी हमारा फॉर्मूला है। और ख़ास तौर पे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से हम देख सकते हैं कि शायकीन काफ़ी उदास हो जाते हैं। ये जो बिन बादल बरसात हो जाया करती है, और अचानक से इसकी वजह से कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। आज देखते हैं जी कि क्या होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा टाकरा यकीनन संडे को होगा, जिसको पूरी दुनिया को इंतजार है। आज राइवल्स पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे, और यकीनन गुड लक टू द ग्रीन शर्ट्स, टू टीम पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम कुछ कर दिखाएंगे, और इसी की हमें उम्मीद है। ख़ास तौर पे लोग इसके हवाले से काफ़ी इस दफ़ा होपफुल भी हैं। हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट शायकीन है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर्स हैं, वो किसी भी हाल में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। और इसी हवाले से हमने बनाई है एक रिपोर्ट, जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आए हैं तो किस तरह के रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या कुछ हमने सहा है, और अब आगे हमें किस चीज़ की उम्मीद है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट आवर रिपोर्ट। जी जनाब, हाई वोल्टेज मैच है। आपको बताते चलें कि जैसे ही ये मैच अनाउंस हुआ था, चंद ही मिनट्स में, चंद ही घंटों में इसकी तमाम टिकट्स बिक गई थी। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में लोग ये पूछते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि कोई अपनी टिकट बेचना चाहता है तो हमें बता दें, और मुँह मांगी कीमत पर ये टिकट्स लोग ख़रीदने को तैयार हैं। इसके अलावा यकीनन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संडे इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। तो यकीनन जो जज्बाती क्रिकेट के शायकीन हैं वो अपने जज्बात पर काबू रखें। आपको ये भी बताते चले कि 16 जून यानी जिस दिन ये मैच होने वाला है वो इंटरनेशनल फादर्स डे भी है। तो इसी हवाले से हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मीम्स भी आ रही हैं कि हु इज़ गोइंग टू बी द डैडी ऑफ दिस बिग शो। लेकिन हमारे साथ सोहेब अलवी साहब मौजूद हैं, उनसे भी उनका तज्जिया लेते हैं। हमारी तो जाहिर सी बात है तमाम तर दुआएँ, तमाम तर उम्मीदें पाकिस्तानी शाहीनों के साथ हैं, लेकिन इनकी नज़र से देखते हैं। सोहेब साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, और वो इस हवाले से क्या करेंगे? सो व्हाट्स गोइंग टू बी योर एनालिसिस ऑफ दैट?
देखिए आमिर कैन बी वेरी डेंजरस टू इंडियंस। एक तो ये कि कोहली ऑलरेडी उसको रैंक कर चुका है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर्स। जब एशिया कप हुआ था 2 साल पहले उसमें भी जो बॉलिंग की थी, 20 ओवर का मैच था, उसमें भी जो आमिर ने बॉलिंग की थी वो शुरू में 2 विकेटें ले गया था, कोहली से बिल्कुल नहीं खेला जा रहा था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल ले लें, उसने रोहित को और कोहली को एक ही ओवर में आउट किया था, और उसके बाद उसने शिखर धवन की भी विकेट ली थी। तो टॉप 3 बैट्समैन की विकेट ले चुका है, तो आमिर से जरा सा वो घबरा सकते हैं। आमिर इज अ स्ट्रेंथ। दूसरा आई वुड से बाबर आजम, इस वजह से कि बाबर जो है वो टेक्निकली आपका बेस्ट बैट्समैन है, टेम्परामेंटली आपका बेस्ट बैट्समैन है, वो घबराता नहीं है। इन 2 प्लेयर्स से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ व्हेन इट कम्स अगेंस्ट इंडिया। अगर आप इंडिया को ले लें, ऑब्वियसली सबसे डेंजरस कोहली है, रोहित शर्मा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, ही इज अ वेरी साउंड ओपनिंग बैट्समैन। बॉलर्स में बुमराह को कहूंगा बिकॉज वो इतनी अच्छी यॉर्कर्स करता है, पाकिस्तान प्लेयर्स जो अपना फुटवर्क इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बुमराह कैन बी वेरी डेंजरस। मेरे ख्याल में असल जो बैटल होती है इंडिया पाक टाकरे में, वो बैटल ऑफ द नर्व्स होती है कि लोग किस हद तक अपने खास तौर पे जो खिलाड़ी हैं वो उस वक्त का जो प्रेशर वहाँ पे बना हुआ है, जो कौम की एक्सपेक्टेशंस है, मीडिया की एक्सपेक्टेशंस है, फिर उनको नजर आ रहा होता है कि जीतें या हारें, उसके बाद जाके जिस तरह मीडिया को जवाब देना है वो बड़ा उनके लिए ऑलरेडी एक प्रेशर पॉइंट होता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की और इंडिया की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, खुसूसन पाकिस्तान की। आपने जिस तरह बॉलिंग अटैक का यहाँ पे जिक्र किया, आमिर की परफॉर्मेंस इवन लास्ट मैच में अगर हम देखते हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेटें ली थी, यकीनन ही इज इन टॉप फॉर्म। लेकिन ओवरऑल टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले सिद्रा आप ये नोट करें कि शिखर धवन जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो इस दफ़ा टीम में नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकली इंडिया जरा सी अनसेटल्ड साइड है। जाहिर बात है, मुझे लगता है वो राहुल को ओपन कराएंगे जो नंबर 4 पे खेल रहा है, बिकॉज इज ऑल्सो एन ओपनर। और उसके खिलाफ 2 राइट हैंडर आ जाएंगे। हमारी लाइन और लेंथ जो है बॉलर्स की, वो अगर टू द स्टंप्स रहे तो बार बार राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे बॉलर्स की एक वीकनेस है कि वो लाइन लेंथ जो है वो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। कमिंग टू द स्ट्रेटजी पार्ट, आई थिंक पाकिस्तान हैज टू प्ले मोर और लेस द 11 दैट दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड। मे बी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को वो ले आए अगेंस्ट शोएब मलिक, क्योंकि शोएब मलिक फॉर्म में नहीं है, एंड दैट कुड बी द वन चेंज दैट दे कुड डू कि 4 सीमर से अटैक करें। लेकिन याद रहे इंडिया जो है वो पेस को अच्छा खेलने लगा है। आईपीएल के वक्त जहाँ दुनिया के सारे बेहतरीन बॉलर्स को उन्होंने खेला है ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स, तो वो बहुत यूज्ड टू हो गए हैं ऑन प्लेइंग पेस बॉलर्स। आई थिंक हमने बस ये है कि अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी इस वक्त बैटिंग लग रही है, बाबर आजम की, इमाम की, फ़खर जमान कैन प्ले गुड इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया, वो उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करें और ये सोच के खेलें कि अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, हम इंजॉय करने आए। जब तक आपकी हिकमत अमली में ये बात रहेगी, आप जो है ना प्रेशर टेक अवे करने की कोशिश एंजॉय, तो मेरे ख्याल में हम सब करना चाहते हैं। अब इसमें 2-3 जो और चीज़ें हैं, यकीनन हम चाहेंगे कि एक तो मौसम हमारा मज़ा किरकिरा ना करे, बारिश की कोई पेशन गोई ना हो, और इंशाल्लाह ताला ये मैच ज़रूर होना चाहिए। दूसरा यकीनन ये कि ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू बी हाई प्रेशर, और ख़ास तौर पर क्योंकि इंग्लैंड में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो क्रिकेट शायकीन इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, वहाँ पर लोकल भी जो देसी कम्यूनिटी मौजूद है वो वहाँ पर पहुँचेगी, तो हाई प्रेशर तो वहाँ पे आप फील करेंगे ही। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि दे शुड गिव इट देयर ऑल। तमाम तर जब कौम की उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट मैच एंड इंशाल्लाह ताला गुड लक टू द ग्रीन शर्ट्स। और आप और मैं बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं इस मैच का जो होने वाला है संडे को। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह के मैंने कहा था कि द 3 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेलीविजन, स्पेशली इन साउथ एशिया, क्राइम, क्रिकेट एंड सिनेमा। इन तीनों चीज़ों पे बेस करके स्पेशली हमारे न्यूज़ चैनल्स के लिए तो बहुत ही अहम होता है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये 3 C's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये डिबेटेबल है कि किसकी कितना यानी परसेंटेज में हमें आपको दिखाना चाहिए। व्हाट वी आर रियली हैप्पी अबाउट कि जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और हम पुरुमीद हैं पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के
के हवाले से, उसी तरह पाकिस्तानी सिनेमा में भी एक न्यू वेव ऑफ रिवाइवल आपको नज़र आ रहा है। क्वालिटी सिनेमा देखने वाले लोग जो चाहते हैं कि स्क्रीन्स पे जाएं, अपने सितारों को देखें, अपनी रिलेटेबल कहानियों को देख पाएँ, उनके लिए दिस इज़ डेफिनेटली अ बूम टाइम। ईद उल फितर पे हमने देखा कि 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई पाकिस्तानी एंड दे आर डूइंग बोथ रियली वेल इन द सिनेमाज, और अब हमें इंतज़ार है द नेक्स्ट वन विच इज़ प्रॉमिसिंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, क्योंकि इसमें कहानी है, कास्ट है, ऐसे लोगों का नाम इससे जुड़ा हुआ है जो बहुत ही पैशनेट मशहूर है व्हेन इट कम्स टू द स्टोरी टेलिंग एंड डायरेक्शन एज वेल। साकिब मलिक की ये पहली फीचर फिल्म है एंड वी ऑल नो दैट ही हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड्स इट फॉर अ व्हाइल नाउ। ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट्स दैट ही हैज़ बीन इन्वॉल्व विद, और यही सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं उनकी पहली फीचर फिल्म यानी बाजी से, जो कि कमिंग वीक्स में पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म पे बात करने से पहले और ख़ास तौर पे इसकी कास्ट से आपको मिलवाने से पहले सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसका ट्रेलर। जी जनाब, आप देख सकते हैं ग्लैमर है, ग्लिट्स है, ड्रामा है, इमोशन है, यानी वो सब कुछ है जो एक मूवी में होने चाहिए, और यकीनन इसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, द 2 फीमेल लीड्स जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं इस मूवी के, और देखना ये है कि इनकी बीच की ये जो केमिस्ट्री जो जादू जगा रही है इस ट्रेलर में, वो बिग स्क्रीन पे क्या असर रखेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑफ कोर्स द फैंटास्टिक, द लिविंग लेजेंड हरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तानी सिनेमा, मीरा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? Absolutely. Exciting time. हफ्ते के बाद आपकी जबरदस्त मूवी आने वाली है। बहुत ज़्यादा आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स। हम एक दूसरे को ना दूर दूर से एडमायर करते रहते हैं, बट वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड अराउंड द सेम टाइम एंड शी इज़ फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू कैरिंग हरसेल्फ। लेकिन इनसे अभी भी मैं यही सवाल करी थी कि दिस इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी हर 4th मूवी, और फिर भी हर दफ़ा जो एक एक्साइटमेंट होती है और अपने आप को उस जॉनरा से निकालना, यानी शी इज़ द टॉप मॉडल इन पाकिस्तान, but how do you get accepted as a talented actor as well? हमारे साथ मौजूद हैं आमना इलियास। How are you, Amna? I'm good, thank you. Also very excited about the movie? Of course, very excited. अच्छा, माशाल्लाह आप दोनों का ये अभी जो हम रशेस देख रहे थे, यानी ये एक तो कहानी अपनी अपनी लगती है, इसमें बहुत सारे टोनैलिटीज़ जो हैं उससे हम रिलेट कर पाते हैं। ख़ास तौर पे वो जो ग्रूमिंग ऑफ अ फिल्म स्टार है, कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश फिल्म इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, जो शख्स आगे बढ़ रहा है वो अपनी मेहनत से अपने तरीके से बढ़ रहा है। फिर ख़ास तौर पे जहाँ पे आमना के कैरेक्टर की एंट्री होती है और आप कहते हैं कि जी एक मुखलिस दोस्त जो आपको बना सकता है या आपको लेके चल सकता है। मीरा जी, कितनी कमी है मुखलिसी की इस फील्ड में? मुखलिसी की मेरे ख्याल में बेहद कमी है। बेहद कमी है? वो बेहद कमी है। जब आप फिल्म बाजी देखेंगे तो आप सिर्फ उसके अंदर जो आमना का जो कैरेक्टर है, कि आपका एक मुखलिस दोस्त आपको बना भी सकता है और आपको बर्बाद और ख़त्म भी कर सकता है। बिल्कुल। तो आमना के जो कैरेक्टर में जो एक अदा है, और जो साकिब ने जिस तरह से इनका कैरेक्टर डिफ़ाइन किया है और लिखा है, और इफ़ी उन्होंने उर्फी साहब ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी, तो जिस तरह से आमना के कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक कि बहुत वो एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। तो मुझे वो नेहा का कैरेक्टर जो है वो इट्स रियली रियली क्लोज टू माय हार्ट। रियली जी। आमना, अगर आपसे मैं ये शमीरा का कैरेक्टर यानी जो मीरा जी का कैरेक्टर उसके बारे में पूछूं, ये स्ट्रगल बड़ी रियल है। लोग हमारी फील्ड में हमेशा नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछ रहे होते हैं, कहा जाता है यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो अनसर्टनिटी है जो डिफाइन करती है एक मीडिया, एक पब्लिक फिगर को पाकिस्तान में, एक एक्टर को, कि जी अगला स्टेप हमें नहीं पता, कोई पता नहीं है कि हम, जैसे कहते हैं ना हमारी रोज़ी को भी कहा जाता है कि जी हवाई रोज़गार है। बिल्कुल। तो ये खौफ, ये जो शेड्स थे कैरेक्टर के, इससे आपने कैसे महसूस किया? वेल, एक तो मैं सबसे पहले बताती चलूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी की आपने बात की है, इट्स वेरी रियल, और ये किसी एज ब्रैकेट में नहीं आती कि अगर कोई एक्ट्रेस है जिसने 100 फिल्में की हुई हैं या 50 फिल्में की हुई हैं तो वो ये फियर फील करेगी, या एक मेरी जैसी एक्ट्रेस जिसने अभी कुछ ही अरसा हुआ फिल्मों में कदम रखा है, मैं भी ये फील करती हूँ बिल्कुल कि व्हाट इफ माय फिल्म इज नॉट अ हिट, ओके, तो क्या मुझे आगे कोई कास्ट करेगा? सो आई थिंक दीज आर द फियर्स दैट
every actor has. For instance, अगर आपके शो की आप कल रेटिंग आनी बंद हो जाए, so you'd be fearful कि अब मैं क्या करूँगी, अब journalism to keep me or not. पैरालाइज करता है या ये आपको नहीं, I think any kind of fear is good because fear एक बहुत ही normal emotion है जिसको आप फिर eventually fear को opposite क्या है? What do you do? You end up fighting it. Exactly. Because fear doesn't leave you with any choice. हाँ. When you have nothing to lose, when you have nothing to lose, then you fight, obviously. जहाँ तक शमीरा जी के कैरेक्टर की बात है, मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि शमीरा जी का कैरेक्टर एक ऐसी, बेसिकली आपको पता है कि मॉडलिंग और एक्ट्रेसेस इन लोगों की बहुत एक शेल्फ लाइफ होती है. एक till the time you're beautiful or till the time you're young or till the time you're giving hit films, you're there. But the minute there's something goes off track, किस्मत का तो किसी को नहीं पता ना. So everyone would feel कि यार अब this person is useless. या if the beauty goes or the time goes or the era goes, तो directors or producers आपको नहीं लेना चाहते या आप पे invest नहीं करना चाहते. So I think in some way or the other, Saqib has very nicely projected that what goes behind this whole shebang and glamorous life. हाँ, एक फसाद है जो आपके सामने है, लेकिन उसके पीछे क्या fears हैं, किस तरह आप अपने जो real human emotions हैं, जिसमें मायूसी भी आती है, जिसमें failure भी आता है, खुशी भी आती है उसमें, और ऐसे बहुत सारे points हैं. तो शमीरा जी का character at least मेरे लिए it is the kind of character that I would want to play someday. Right. So मैं इनके character से मुझे अपना character मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनका character इतना inspiring है क्योंकि लोगों को देखने को मिलेगा कि पर्दे के पीछे actresses actually क्या feel करती हैं. तो मीरा जी, अगर शमीरा की ज़िंदगी के जो challenges इस फिल्म में फिल्माए गए हैं, जब आपके साथ रियल लाइफ में घटे, यानी मूवीज़ आपकी कुछ हिट भी हुई हैं जहाँ पे फिल्म अच्छी नहीं चलती होगी, और जिस तरह बिल्कुल आमना ने बात की कि अब नहीं पता नहीं कि अब मैं आगे क्या करूँ, तो आप रियल लाइफ में इन खौफ से, इन फियर से कैसे निपटती हैं? लोग समझते हैं कि एक एक्ट्रेस की ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन पर होती है. हाँ. एक स्ट्रेट लाइन वो सिर्फ देखते हैं और लेफ्ट राइट नहीं, एक इमेज देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत मुश्किल लाइफ होती है और बहुत चैलेंजिंग और बहुत तकलीफ़ों से गुज़रकर आपको एक पोजीशन मिलती है. और जैसे कि आमना ने कहा कि हर पॉइंट पे खौफ, डर, फियर, तो ये तो एक पार्ट ऑफ आई थिंक के जिस तरह से हम सुबह का खाना खाते हैं या दोपहर का, ये 24 घंटे आप एक खौफ में मुब्तला रहते हैं. और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है. सही. मीरा जी, आप रियल लाइफ में अपने आप को समझती हैं कि आप बहादुर हैं? बहुत ज़्यादा बहादुर हैं. बहादुर ऑब्वियसली इतना काम करने के बाद बहादुर आपको बनना पड़ता है, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते. हाँ. अगर आप बहादुर, अगर आप फियरलेस नहीं हैं या आप बहादुर नहीं हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते. तो शमीरा का कैरेक्टर जो है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है. मैं यही कहूँगी कि इट्स माय मोस्ट फेवरेट फिल्म और मेरा मोस्ट फेवरेट रोल है एंड ब्रेवेस्ट एंड बोल्डेस्ट एंड फेवरेट. ब्रेवेस्ट एंड द बोल्डेस्ट, ये याद रखिए जी, इसमें 2 B's एक साथ आ गए हैं, तो ये यकीनन दिस इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. अब ना, व्हाट अबाउट यू? जिंदगी में जिस तरह हम अभी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, कभी प्रोफेशनली या अदरवाइज धोखा खाया है? हाँ जी, धोखा खाया है और बहुत जोर के धोखे खाए. हमने तो 3 कोर्स मील खाए हैं धोखे के. 7 कोर्स एक्चुअली. सो आई थिंक धोखा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो मुझे इमोशनल ब्रेकडाउन से ही लगता है. आई डोंट रियली केयर अबाउट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, आई डोंट रियली केयर अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स. आई ओनली केयर अबाउट माई इनर सेल्फ, बिकॉज आई थिंक इफ दैट्स नॉट राइट तो फिर मैं ना परफॉर्म कर सकती हूँ, ना मैं खुश रह सकती हूँ, ना मैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मुझे तो धोखा अगर कभी मिलता है तो मेरा होता है कि मेरे 2-3 दिन जो हैं फिर उसमें ड्रेन हो जाते हैं. फिर मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ. पहला धोखा अगर कोई दे प्रोफेशनली, हर धोखा आपको उतना ही हिट करता है जितना आपको पहला हिट करता है. ये एक बिल्कुल ही फजूल बात है कि आदी हो जाते हैं. नहीं, ऐसी चीजों का इंसान आदी हो ही नहीं सकता. वी आर नॉट मेड लाइक दैट. लेकिन बाजी में हमें धोखा नहीं मिला और हमने बाजी में एक दूसरे को धोखा नहीं दिया. हमने बाजी में एक दूसरे को बहुत प्यार किया
और एब्सोल्युटली आई थिंक जिस भी रिश्ते की बुनियाद या जिस भी प्रोजेक्ट की बुनियाद दयानतदारी पे, ऑनेस्टी पे, और जो आप कहते हैं ना कि जो खूबसूरत इमोशंस हैं लाइफ के उस पे रखी जाए, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमती है। वी वांट टू विश देम द बेस्ट ऑफ लक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील कम बैक एंड वी विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन विद द लीड कास्ट ऑफ बाजी। हमारे साथ मौजूद है मीरा जी एंड आमना इलियास। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग मूवी बाजी, जो कि बात करती है पाकिस्तानी सिनेमा की एक असल हकीकी कहानी कि सक्सेस और ग्लैमर के पीछे एक्चुअली जो ह्यूमन जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो एक्चुअली आप पे गुजरती है, उसकी एक खूबसूरत अक्कासी की गई है। और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि जो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इस राह में, कई लोगों को ग्लैमर बड़ा अट्रैक्ट करता है और वो समझते हैं कि जी फिल्मों में काम करना या एक्टिंग करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि कोई आपका मेकअप कर देगा, आपको खूबसूरत सी लाइटिंग में बड़ा हसीन दिखाया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो स्ट्रगल होती है, जो आपने अपने हो सकता है करीबी रिश्तों में अपने टाइम के साथ, अपने वक्त के साथ जो कुर्बानी देनी है, वो भी इसमें दिखाई गई है। आई थिंक दैट्स द पार्ट मीरा जी जो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। अगर आपसे पूछा जाए, आज आप पलट के अपनी ज़िंदगी को अगर देखें तो जो कुर्बानियाँ आपने दी टू बी द मीरा दैट यू आर, वाज इट वर्थ इट, या आप बदलना चाहेंगी उसको? लोग हीरोइन की ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, लोग हीरोइन की ज़िंदगी को समझना चाहते हैं। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में जैसे बहुत सारी फिल्में, जैसे बाजी हमने फिल्म बनाई है, एक हीरोइन की ज़िंदगी की अक्कासी या हीरोइन की ज़िंदगी को आप देख सकते हैं। लोग बिहाइंड द सीन्स अक्सर देखते हैं गूगल पर, और लोग ना बिहाइंड द सीन्स देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो देखना ये चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन में हीरोइन की ज़िंदगी क्या है। सही। और अक्सर देख रहे होते हैं कि हाँ ये तो मेकअप में खूबसूरत नहीं लगती, विदाउट मेकअप देखो कैसे, या उसकी पर्सनल लाइफ में बड़ा माइक्रोस्कोपिकली चले जाते हैं ना। हाँ। कि जी कंट्रोवर्सीज क्या हैं, पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स काम करी या नहीं करी। Exactly. कभी आप ओवरवेल्म फील करती हैं जो अटेंशन आती है सोशल मीडिया पे या गॉसिप जो लोग करने लग जाते हैं? एक्चुअली ये आपको बॉदर नहीं करती? नहीं, जब बॉदर ऑब्वियसली मुझे, अगर कोई करोड़ों लोग भी मुझसे या लाखों लोग अगर मुझसे नाराज़ हैं, या वो मुझे या मेरे कैरेक्टर, मेरी फिल्म को लेकर नाखुश हैं, या वो स्क्रीन पर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बैड कमेंट्स, गुड कमेंट्स, एक एवलांच है, तो फर्क नहीं पड़ता। बैड कमेंट्स तो आपने बड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया मीरा जी, तूफ़ान बदतमीज़ी होता है सोशल मीडिया का, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ तक मुझे जैसे इस फिल्म का जो रिस्पॉन्स है, हाँ माजी में बहुत सारी फिल्मों को लोगों ने नहीं पसंद किया, लेकिन बाजी का मुझे जो फीडबैक आ रहा है, स्पेशली ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉजिटिव, जैसे बहुत लोग ना इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं, और लोग और लोगों को देखने को कुछ, और इस फिल्म के अंदर देखने के लायक बहुत कुछ है। हाउ हैव यू ग्रोन एज एन एक्टर? यानी आपने माशाल्लाह इतनी मूवीज़ की हैं, इंटरनेशनल क्रू के साथ काम भी किया है, इंडिया में भी काम किया है। इस मूवी से बतौर एक्टर आपने क्या सीखा? इस मूवी से प्रोफेशनलिज्म और साकिब से मैंने साकिब से बहुत सीखा, मैंने उस्मान खालिद भट्ट से बहुत कुछ सीखा, मैंने आमना इलियास से, इनसे बहुत कुछ सीखा। इनको पता भी नहीं है मैंने इनसे क्या क्या सीखा है। आई होप अच्छी चीज़। अली काज़मी से मैंने बहुत कुछ सीखे, नैयर एजाज साहब से। और ये एक बाजी का कॉन्सेप्ट, बाजी की फील, बाजी का सब कुछ ही, बाजी के अंदर वो सब कुछ था जो सीखने के लायक था। अच्छा, वैसे हमारा जिस फील्ड से ताल्लुक है, जिसमें इतना ग्लैमर हो, पब्लिक अटेंशन हो, आमतौर पे आमना कोई बाजी कहे तो बड़ा बुरा लगता है। मूवी का नाम जब बाजी रखा जा रहा था, आप में से किसी ने एहतजाज नहीं किया? नहीं, मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब सेट पे इस बारे में डिस्कशन होती थी, बाजी के सेट पे, कि साकिब मलिक कहते थे अजीब अजीब नाम ना, पता नहीं कोई ट्रेन, रास्ता, पटरी, जब नामों के नाम अजीब अजीब ना नाम आ रहे होते थे। शोहरत भी फिर इन्होंने सजेस्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने कि कोई ग्लैमरस सा नाम होना चाहिए। साकिब मलिक जी ने एक दिन कहा
बाजी अच्छा नाम है क्योंकि तुम बाजी बुलाती हो शमीरा को फिल्म पे। मैंने कहा बाजी, अच्छा। मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो ठीक है। मैंने कहा लेकिन देख लें। और सबसे ज्यादा एहतजाज सोचने किसने किया? सबसे ज्यादा एहतजाज बाजी पे किया अली काज़मी, उस्मान खालिद भट्ट, मोहसिन अब्बास। बिकॉज़ उनका फियर क्या था, सुनती जाए, उनका फियर रहता कि हम बाजी के नाम की टी शर्ट्स कैसे पहनेंगे क्योंकि उनको लिखा होगा बाजी। सो आई थिंक द मेन, the male actors protested the most. Emasculated. But I have to tell you something, that initially we weren't sure of the name. अच्छा, हम लोग obviously हम भी कहते बाजी कैसा नाम है यार, आपका वर्किंग टाइटल है। चलो वर्किंग, चलो बाजी साकिब मलिक का शौक है, but बाजी stood out so well because I tell you what, ये फिल्म की जो कहानी है ना, बेसिकली ये एक रिश्ते की कहानी है कि कैसे नेहा एक बड़ी सुपरस्टार फिल्म स्टार से एक रिश्ता कायम करती है और वो रिश्ता सिर्फ एक लफ्ज से कायम हो जाता है जब वो उसको कहती है बाजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमने किसी से भी एक रिस्पेक्ट देनी हो, एक कनेक्शन या किसी के साथ फौरन से कंफर्टेबल होना तो हम उसको क्या कहते हैं? भाईजान, बाजी, बॉस मेरी बात सुन ले, सर मेरी बात सुन ले। So I think बाजी is that one word that connects you. अच्छा, इसमें जो nuances हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि वो अपनाइयत वाला एलिमेंट है, यानी जहाँ पे आप जितनी बाउंड्रीज बनाई भी थी उसको लांग कर आप दूसरे के पास गए। और एग्जैक्टली इस मूवी में जो मैंने गैदर किया है फ्रॉम द प्रोमो, यही बात की जाती है कि हमने अपने हर एक ने अपने इर्द गिर्द एक किला बनाया हुआ है। हम अपने आप को हर कोई सुपरस्टार समझता है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रगल चल रही है, अपनी अपनी बैटल्स चल रही हैं, लेकिन इफ़ यू फाइंड दैट पर्सन हु इज़ रेडी टू क्रॉस द बॉर्डर्स फॉर यू, then there is a connection that lasts for life. तो आमना, जो आपका कैरेक्टर है नेहा, आपकी जिंदगी में कोई नेहा है? मेरी जिंदगी में कोई नेहा है? मेरी जिंदगी में बहुत सारी नेहा है। बहुत सारी नेहा है। मैं बोलूंगी, आपकी जिंदगी में कोई शमीरा है? मेरी जिंदगी में ये है ना, ये मेरी एक्चुअल सुपरस्टार है। हाँ जी, और आई थिंक मेरी जिंदगी में नेहा, मैं कहूँगी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी नेहा है। मेरी ज़िंदगी में मेरी कुछ ऐसी दोस्तें हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे कि, और मेरी बहन है, मेरी अनीला का नाम लेना चाहेंगे? Of course, my sister Uzma, Anila, my friend Shehrazad. I mean, these are the three people that I can count on. They are my advisors, they are my friends, they are my shadows, and they're always there to protect me. So I think, और हम सबको अपनी जिंदगी में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन पे हम फॉल बैक कर सकें। सही, you understand? वो कभी कभी आप अपने पार्टनर की सूरत में ढूंढ लेते हैं, कभी कभी आप दोस्तों की सूरत में ढूंढ लेते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अहम है क्योंकि ये आपको इमोशनली और मेंटली सेन रखता है। अच्छा जी, दोस्तों की ज़रूरत हम सबको होती है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, जैसे कहा जाता है ना, अंग्रेज़ी में कहते हैं सिस्टर्स बिफोर मिस्टर्स, तो यहाँ पे मिस्टर्स का अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे कि जो लव इंटरेस्ट होता है, जिसका बड़ी अच्छी सी अक्कासी इस मूवी में भी की गई है, रियल लाइफ में ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है या सक्सेस से पीछे ले जाता है पब्लिक फिगर को? ये बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हो रही जी। ऑफलाइन भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, एक डिपिक्शन ऑफ हाउ यू टेक योर करियर फॉरवर्ड इस मूवी में आपको नज़र आएगा कि अगर आपने 10 साल 5 साल का अरसा फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा है, उसके बाद आपके फियर्स क्या होते हैं, आप अपने लिए क्या आगे रास्ता बना सकते हैं। लेकिन जो कुछ और एंगल्स हैं इस मूवी के, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जो मेल लीड है, जिसमें हम देख रहे हैं कि उस्मान खालिद भट्ट इज़ देयर, अली काज़मी इज़ देयर, मोहसिन अब्बास इज़ देयर, आमना नैयर इजाज़ इज़ देयर। क्या कहेंगी मीरा जी, हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद दीज मैन एंड इनके कैरेक्टर्स? आप लोग तो मेन फोकस में, इनको ने किस तरह इस मूवी को सहारा दिया हुआ है? उस्मान खालिद भट्ट, उनका कैरेक्टर बहुत ही, बताओ आप ना। उस्मान का कैरेक्टर फिल्म, सॉरी मैं स्क्रीन पे टीजर देख रही थी, बस ये देखें, यही होता है जब आप एक्टर्स को बुलाते हैं ना, वो अपना ही देख रहे हो। अली काज़मी का कैरेक्टर बहुत, उस्मान इज प्लेइंग अ डायरेक्टर इन द फिल्म, बहुत बॉलीवुड से आए हैं और वो एक फंस गए हैं पाकिस्तान। मैं एक्चुअली रिवील मैं नहीं बताना चाह रही थी कि अली काज़मी इस फिल्म में जो आप देख रहे हैं वो नहीं है। इस फिल्म में जो है वो मैं भी उतना ही बताऊंगी जितना ट्रेलर में। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, रियल लाइफ में इस तरह के कैरेक्टर्स हमने देखे? हो रही थी स्टाइल रियल लाइफ में इस तरह के कैरेक्टर्स डेफिनेटली देखे हैं। जैसे मुझे वैसे सबसे इंटरेस्टिंग आमना मोहसिन का कैरेक्टर मैं आने वाली थी। जैसे कि जो मोहसिन का कैरेक्टर है, मोहसिन का कैरेक्टर ये कि मोहसिन और नेहा अज्जी
मोहसिन का नाम है, ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ओके। और अज्जी, आपने थोड़ा सा इंटरेक्शन से देखा होगा कि अज्जी हर वक्त नेहा पे लाइन मारता रहता है, हाँ। मतलब कि खुली लाइन मारता है, पसंद करता है। और नेहा इज ऑलवेज लाइक कि तुम मेरे मुंह मत लगो, ठीक है। तो इसकी पूरी फिल्म क्योंकि इतनी रिच और इतनी एलीट है, तो इसमें जब ये थोड़ा सा आपको मोहल्ले का फ्लेवर आएगा ना, इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड वर्किंग विद मोहसिन वाज अ डिलाइट, आई हैव टू से। मी एंड हिम वी हैड एन इंस्टेंट केमिस्ट्री, आई डोंट नो हाउ। हमने कभी पहले काम नहीं किया, हमने मतलब कभी कुछ भी नहीं किया साथ में, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। और पहले दिन ही मेरी, सो आई थिंक ये जो फ्लेवर है ना फिल्म में अलग अलग, जैसे उस्मान का कैरेक्टर है दैट ही इज एन एलीट, he comes from Hollywood and he wants to make a film. in the मोहल्ला, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी मोहसिन के कैरेक्टर की, यानी आपकी एक ट्रांजिशन, एक पूरा जर्नी दिखाई जाती है। तो वो लोग आमना ज़िंदगी में कितने अहम होते हैं जो आपको स्टारडम से या आपकी सक्सेस से पहले से जानते होते हैं? वो दो तरह के लोग होते हैं मेरी नज़र में। एक वो लोग होते हैं जो आपके करियर के इनिशियली आपसे मिलते हैं और आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं, और वो आपके स्टारडम तक, इख्तिताम तक आपके साथ रहते हैं। वो लोग आपकी ज़िंदगी में रह जाते हैं। एक आपके उस तरह के दोस्त होते हैं या जानने वाले होते हैं जो आपकी उसी सक्सेस से नाखुश होना शुरू हो जाते हैं या इंटिमिडेटेड फील करना शुरू कर देते हैं, या सोचते हैं कि यार अब फॉर इंस्टेंस अब आमना के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, और हो सकता है मैं बिजी हूँ, या आपको पब्लिकली पुट डाउन करें ये दिखाने के लिए कि हम तो पहले से जानते हैं, दोस्त हैं। तो वो जो दोस्त होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। हाँ, बिल्कुल वो अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। वो अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो सेल्फिश हो जाते हैं अपने ताल्लुक को लेके आपके साथ। हमने कब सीखा जिंदगी में टू कट सच पीपल ऑफ? बहुत अरसे बाद या शुरू में? पहले तो बहुत गिल्ट होता था हाँ। कि कैसे यार ये मेरा दोस्त है, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है, मैं कैसे इसको अच्छा फील करा सकूं, मैं कैसे इसको ये बताऊं कि तुम्हारी अभी भी वही अहमियत है मेरी जिंदगी में, मैं कैसे इसको मैनेज, बहुत कोशिश की मैनेज करने की और अब तक करती हूँ मैं। आई मेक श्योर कि मैं अब आमना कहती है भाड़ में जाओ। मीरा जी आपने सिखाया? नहीं, मैं बहुत एंड तक मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ताल्लुक खत्म ना हो, मेरा रिलेशनशिप में किसी तरह, किसी दोस्ती प्यार में रोक लूं किसी तरह उस इंसान को अपनी जिंदगी में। लेकिन फिर कभी-कभी लेकिन सामने वाले समझते भी नहीं है ना, फिर कभी-कभी they don't leave you with a choice। समझते भी नहीं है, और लोग हर रोज चाहते हैं कि आप उनको, हर रोज आप उनको एक ही पॉइंट पे लाएं और उसके ऊपर बार-बार कहें, तो लोग समझते नहीं हैं। अगर आप ऑफलाइन जब एक दफा समझाना काफी होता है, और एक दफ़ा अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो वो बोले, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। बिल्कुल। और जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि कभी आपने कहा कि ये जो स्टारडम है, ये जो कुर्बानी है, इसकी कीमत आपको क्लोजेस्ट लोगों में ज़्यादा चुकानी पड़ती है। वो आपने देखा है ना, बाजी फिल्म की एक लाइन है, एवरी ड्रीम हैज़ अ प्राइस। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक हम सब, और जो हमारे ख्वाब होते हैं एक्टर्स के, टू शाइन एंड टू स्टैंड आउट, तो जितना बड़ा आप ख्वाब देखते हैं उतनी बड़ी आपको उसके लिए सैक्रिफाइस करना और फिर आप अकेले थोड़ा सा अपने आप को, जाहिर सी बात है जितनी आपको धुन और जितनी लगन होती है काम करने की, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, लॉट ऑफ यंग पीपल कम टू मी एंड दे से कि जी हम न्यूज़ एंकरिंग करना चाहते हैं या हम शो करना चाहते हैं या एक्टिंग में जाना चाहते हैं। व्हाट यू सी ऑन टेलीविजन इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। पीछे जितनी मेहनत है, जितनी कुर्बानी है, जितना टाइम का वो है। आई हैव टू टेल यू कि आई थिंक हर जॉब की अपनी अपनी आई थिंक कुछ मसाइल होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, होस्टिंग के भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये मुझे लगता है लाइमलाइट में आ गई है आमना। मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान में आप देख लो, अब कोई 9 to 5 जॉब नहीं रह गई है, किसी भी चीज से आप क्लॉक ऑफ नहीं हो सकते, चाहे वो बैंकर्स हो, इंडस्ट्रियल। लाइमलाइट इज सो टेम्पटिंग, इट्स सो टेम्पटिंग दैट यू, मी, मीरा, वी वांट टू स्टे इन द लाइमलाइट, वी वुड डू स्टफ to stay in limelight, we would sacrifice a lot of things to stay in limelight. So at the end of the day, जो ग्लैमर की चमक है वो सबको पसंद होती है। अच्छा, अगर इस सवाल को ऐसे किया जाए, मीरा जी जब ये लाइमलाइट नहीं रहेगी उस वक्त मीरा जी क्या करेंगी? कभी आपने सोचा इस बारे में? उस वक्त आप बाजी फिल्म देखेंगे तो मेरे ख्याल में बाजी फिल्म में इन सब तमाम सवालों के जवाब अच्छा हैं। इसमें है जी हाँ, बाजी फिल्म में काफ़ी सवालों के जवाब हैं जो लोगों के दिमाग में एक एक्टर को लेके और इस लाइमलाइट के मुताल्लिका या फिल्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी ज़िंदगियों में,
तो काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप फिल्म बाजी देखेंगे। तो इसलिए कि पाकिस्तान में ये पहली एक फैशनेबल फिल्म है, पाकिस्तान में ये पहली फिल्म है जो फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है, जो फिल्म इंडस्ट्री की कहानी की जो अक्कासी करती है ये फिल्म। तो बाजी जो है इट्स अ फुल ऑफ लाइक अ ड्रामा और एक्शन एंड इमोशन। आपको पता है आपकी बात से मुझे क्या याद आ रहा है, कल किसी ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक फॉरवर्ड भेजा, उन्होंने कहा कि हर उम्र का फितूर जुदा जुदा, पहले खिलौना फिर इश्क फिर खुदा खुदा। वाह। तो अब हमें ये देखना है कि हम कौन से स्टेज पे हैं, और वाकई काम से अगर आपको इश्क, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आमना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ गोइंग? ये बड़ा इंटरव्यू वाला सवाल है, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? I see myself progressing. I see myself more aware and more confident in the coming years. Of course, I want to settle down at some point in life. But by settle down doesn't mean that I want to give up everything. अच्छा, settle down की क्या definition है? Like I want to relax in life maybe a bit. वैसे एक बात Take some time off from work. Settle down को लोग शादी से क्यों जोड़ते हैं? शादी is the most unsettling thing you can do. My sister, I'll tell you what, my sister, मेरी बहन, हाँ। मैंने ऐसे उससे बात की, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ मैं settle down हो जाऊँ ना, तो उसने भी मुझे कहा, कहती settle का last word पता है क्या है? कहती down. मैंने कहा down. कहती हाँ down. तो अभी मुझे उसकी बात याद आई, so I think in the coming years I see myself doing settling more work, up. settling up. Not settling down, we will settle up now. उसे मुझे इतनी बुरी तरह बोला डाउन में, डाउन ही हो गई। मैंने कहा आप, सलमा मेरी बहन है, she also used to model, she is married माशाल्लाह, has a baby, very happy person। तो वो उसने मुझे इसकी जब डेफिनेशन बताई तो मैं थोड़ा डरा। So I think I'll settle up, I think I'll progress, I'll travel more, I'll work more and अच्छा, वी हैव टू रियलाइज, जो अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि द पीपल यू सी ऑन टेलीविजन, हम टॉर्च बेयरर्स हैं, हमने अपने हिस्से की मुश्किलें भी काट ली, हम किसी मकाम पे पहुंच गए, लेकिन हमें आने वाली जनरेशन बहुत गौर से देख रही है, बिकॉज हम उनके लिए भी, एवरी वुमन हुज टेकन अ स्टेप, आप सोचें कि जिसने पहली दफ़ा कोई खातून निकल के कोई ऑफिस में काम किया होगा, उसने आपके और मेरे लिए दरवाजे खोले, तो इसी तरह आने वाली जनरेशन के लिए शायद हम वो फ्लैग बेयरर्स हैं। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों से तो मैंने ये सवाल कर लिया, मीरा जी, इस इंडस्ट्री की आपने 90 की दिहाई भी फिल्म इंडस्ट्री की देखी, टेलीविज़न मीडिया को देखा, आज की फिल्म इंडस्ट्री को भी आप देख रही हैं। 10 साल बाद आप इंडस्ट्री को और पाकिस्तानी माशरे को कहाँ देखना चाहती हैं? यूथ, कॉलेजेस, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, स्कूल्स में भी जा रहे हैं बच्चे। देखिए, आज अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, जैसे हम अपनी फील्ड को, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, अगर हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, और अच्छी फिल्में बहुत सारे पाकिस्तान में, आसम रज़ा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, साकिब मलिक अभी उनकी ये पहली फिल्म है, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, इस तरह बहुत सारे और डायरेक्टर्स, वजाहत हैं, नदीम बेग हैं। तो आप अपनी यूथ के लिए और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छी फिल्में बनाएं, ताकि जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं या इस रास्ते को, तो वो आपका काम देखेंगे, सही, तो वो उस काम से सीखेंगे। जो एक्टर बनना चाहते हैं वो ऑब्वियसली आमना से कुछ ना कुछ सीखेंगे, इनकी ज़िंदगी से, कि ये कैसे इन्होंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बनाया, अपनाया। और मेरे ख्याल में तो सबको किताब लिखनी चाहिए, आमना इलियास को किताब लिखनी चाहिए, सबको अपनी ज़िंदगी के, अपने जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को लेकर, ताकि लोग उससे सीख सकें। तो आई थिंक अब अपनी ज़िंदगी का जो ये किताब लिखें, कुछ अच्छी फिल्म बनाएं, तो वो जो आने वाली नेगेटिविटी का वायरस कैसे कम खत्म करें। मैं 10 साल के बाद फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली आपने पूछा, और आपने पूछा कि मैं अपनी नेशन को कहाँ देखना चाहती हूँ। आई थिंक मैं सिर्फ ये, क्योंकि जो आज की यूथ है, जो आज के बच्चे हैं, वो 10 साल बाद की हमारी यूथ बन जाएंगी और उस वक्त की जनरेशन कहलाएंगी। सो आई थिंक आई वॉन्ट माई नेशन टू बी मोर पेशेंट, एंड आई वॉन्ट माई नेशन टू बी मोर लिबरल एंड मोर, यानी एक जहन खोल के चीज़ों को देखें और
एक्सेप्टेबिलिटी उनके अंदर आए थोड़ी सी, बिकॉज आई थिंक ये 3 चीजें जब एक नेशन में आ जाती हैं, so I think then everyone becomes happy. जिस तरह के हमारा दीन भी कहता है कि इल्म हासिल करें ताकि आपको चीन तक जाना पड़े, उसका मफहूम यही है कि आप अपने जहनों को खोलें और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें। और आई थिंक वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि इंसान को इवॉल्व करना चाहिए, इंसान को अपने आप को चेंज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में लोग डरते भी तो हैं ना, बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बिकॉज लोग यही लोग जब दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल दूसरी तरह से अलग भी हो जाएंगे। मीरा जी, थैंक यू सो मच। स्टाइलिस्ट की हम बात कर रहे थे कि अनिला मुर्तजा हमारी स्टाइलिस्ट जी। मीरा जी, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। अनिला का तमाम लोग जो इस फिल्म से जुड़े रहे हैं, दे आर डेफिनेटली दे हैव मेड हिस्ट्री, बिकॉज अपना उन्होंने बेस्ट इसमें डाला है और इंशाल्लाह ताला दे विल बी रिवॉर्डेड। आप जरूर देखिएगा। मूवी विल बी रिलीज्ड वेरी सून ऑन द 26th of June, 28th of June को ये रिलीज हो रही है। मुझे आमना को, मीरा जी को इजाजत दीजिए। आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदाफिज। इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए।